सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ जी, देखिए, अगर हम प्रकृति की तरफ नजर डालें ना, तो बहुत सारे प्रकृति के ऐसे चमत्कार हैं ना, जो कभी तो हमें समझ में आ जाते हैं और कभी तो हमें समझ में नहीं आते कि प्रकृति में ऐसा हो क्यों रहा है। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर क्यों भाई डालें ही डालें और इसके चमत्कार से आप चमत्कृत भी हों और फिर तलाश करें कि ऐसा क्यों होता है, और कभी कभी बिना कुछ तलाश किए सिर्फ आनंद लें उसका, है ना। बिल्कुल, प्रकृति तो वैसे आनंद का ही दूसरा नाम होती है, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ी सी तलाश करेंगे कि पेड़ से पत्ते क्यों गिर जाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे, क्या वजह है। तो ऐसी कुछ थोड़ी सी बात हम करेंगे इस विषय पर। पतझड़ का मौसम है तो क्यों गिरते हैं पत्ते, इसकी बात करेंगे। और विश्व ग्लूकोमा सप्ताह चल रहा है, 10 से शुरू हुआ है, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, आंखों की सेहत का ध्यान रखना है हमें। और इसके अलावा कथा सुधा का दिन है, आज सोमवार है, तो प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगीत, उसका भी हम आनंद लेंगे जी। और बहुत सारे लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। और यादों की खुशबू जो है वो किस तरह से भीनी भीनी हमें मिलती रहती है, और कितनी लेनी चाहिए, कितनी सहेजनी चाहिए, कैसे सहेज सकते हैं और कैसे उसका आनंद ले सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, तो अब कहाँ तक हमें कौन से पहलू को आत्मसात करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये आज के हमारे विषय हैं बातचीत के। तो सबसे पहले विश्व ग्लूकोमा सप्ताह की बात करते हैं। 10 से 16 मार्च तक ये रहता है, और उद्देश्य यही होता है कि भाई आंखों की सेहत का हम थोड़ा सा ख्याल रखें, और अगर कुछ तकलीफ है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। शुरुआत जब होती है तो कोई विशेष प्रकार के लक्षण नहीं होते, बढ़ता है तो आंख का दबाव बढ़ता है, धीरे धीरे आंख की नस सूखने लगती है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धुंधला दिखना, रात को कम दिखना, और आसपास की चीजें यानी दाहिने बाएं जो होती है, साइड की चीजें नहीं दिखाई देती। फिर जाहिर है कि सड़क पार करने में तकलीफ होती है। हाँ, और इसके अलावा बार बार चश्मे का नंबर बदलना, आंख में दर्द, सिर दर्द जैसे लक्षण भी कुछ दिखाई देते हैं। तो इस अवस्था में आंख को जो है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, परीक्षण करवाना चाहिए, और पता करिए कि क्या गड़बड़ है इसमें। बिल्कुल, यही बात हमारे साथी भी कुछ लिख रहे हैं कि सभी मित्रों को ग्लूकोमा दिवस पर ये लिख रहे हैं कि भाई आंखों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। आंखें स्वस्थ और सशक्त रहें, इसके लिए आंखों की नियमित जांच करवाना जरूरी है। ग्लूकोमा जिसे हम झामर नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी जगह से झामर कहते हैं, लोग आंख में रहा प्रेशर जब बढ़ने लगता है तब ग्लूकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। आंखों में प्रेशर समय समय पर चेक करवाना जरूरी है। तो यानी कुल मिलाकर यह है कि आप थोड़ा सा सजग रहिए अपनी आंखों के लिए। हाँ, और अगर डॉक्टर ने कोई दवाई डालने के लिए कहा है आंखों में, तो आप बिल्कुल समय के अनुसार डालिए। कई बार ऐसा होता है कि 4-4 घंटे के अंतराल पर डॉक्टर दवाई डालने के लिए कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने सुबह एक बार डाल ली, फिर अगले दिन पर बात गई, या फिर शाम को डाली। इस तरह से नहीं करना है। बराबर 4-4 घंटे के अंतराल पर अगर डॉक्टर ने कहा है तो उसी अनुसार हमें दवाई का प्रयोग करना है। जी हाँ, और ये तो हो गई कि अंतराल की बात। कुछ लोग तो इसलिए भी छोड़ देते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है तो कम तो दिखेगा ही, अब इसमें क्या है, मतलब हम बिल्कुल जवान है क्या कि हमें बिल्कुल ठीक से दिखे, हम सड़क पार कर लें ठीक से। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है वापस नहीं आती है। जो समस्या इसमें एक बार आ जाती है, जो नसें दब जाती हैं, सूख जाती हैं, उनका इलाज बहुत सारी जो प्रकृति है उसमें नहीं होता है। और आंखें जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है बुआ जी, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम सब कुछ अच्छी तरह से देख सकते हैं तो पूरा जो जीवन है हरा भरा और रंगीन नजर आता है, अन्यथा सब कुछ बुझा बुझा सा नजर आता है। और एक बात और भी है कि यदि पहले से हमारे परिवार में मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी अगर कुछ बीमारियां हैं तो ग्लूकोमा होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसी बीमारियां अगर हैं तो आप थोड़े से सावधान हो जाइए, और उन बीमारियों को दूर करने के लिए या खुद से दूर रखने के लिए जो भी प्रयत्न आप कर सकते हैं वो करना हमें आवश्यक है। और बहुत सारी और भी आवश्यक जानकारी कल बताएंगे विशेषज्ञ, यानी कि डॉक्टर साहब आएंगे जो भी नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनके वो भी थोड़ी सी जानकारी देंगे जो खास है, जो कह सकते हैं ना कि सही होगी, प्रामाणिक होगी। ये तो बात है कि हम थोड़े से, हमने कहा कि भाई आप थोड़ी सी एहतियात रखिए, सजग रहिए,
और जैसे कि तुमने कहा ना कि हमें अगर डायबिटीज वगैरह है तो बाकी जो साथ वाली चीजें हैं जो इनको सहयोग देती हैं होने में बड़ी मददगार होती हैं, उनको तो हम रोक सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब फिलहाल हम क्या कर सकते हैं? गीत सुन सकते हैं, बहुत मजा आएगा। आँखों आँखों में, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो ना। आँखों आँखों में बात होने दो, हाँ मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो, ना ना। आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो, ना जी। आँखों आँखों में बात होने दो। अच्छा, प्रीत की बोली बोले, बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। क्यों मन का पंछी डोले, आहा, प्रीत की बोली बोले, हर बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो। आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, अरे शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो, ना 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 ना। आँखों आँखों में बात, क्या समझी? पहले भी बरखा थी तो क्या हुआ? पर ऐसी कहाँ थी। अच्छा, हाँ, पहले भी बरखा थी ऐसी ना भली थी, फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी समझी। पहले भी बरखा थी हाँ, हाँ। ऐसी ना भली थी, अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिघोने दो। आँखों आँखों में बात होने दो, अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो, ना जी। आँखों आँखों में बात होने दो, बात होने दो, बात हो। तो बुआ जी, आंखों आंखों में इस फिल्म का ये गाना हमने सुना, और अगर आंखों आंखों में हमें बात करनी है तो उनका स्वस्थ रहना पहले बहुत जरूरी है। आजू बाजू यानी आसपास का साइड का भी दिखना जरूरी है, तभी ये सब हो पाएगा। तो देखो परेशानी तो आती है। हमारे साथी लिख भी रही है कि इसको काला मोतिया भी कहते हैं। ये बात भी सही है। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने लिखा कि हमारे ससुर जी को हो गया है। तो भाई ऐसी ही तकलीफ हो जाती है, और जिसको होता है उसको तो तकलीफ होती है, साथ वालों को भी जाहिर है कि उनका सहारा बनना पड़ता है। तो बेहतर है अपनी आंखों से देखा जाए, थोड़ा सी सतर्कता रखी जाए। हाँ, और प्रकृति की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। अब इसको देखने के लिए भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। आपने विषय लिया है कि पेड़ से पत्ते क्यों गिरते हैं, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने इसके जवाब हमें लिख भेजे हैं, या फिर उनके जो विचार हैं या उनके पास जो जानकारी है वो भी उन्होंने हमें बहुत सारी लिख भेजी है। तो सबसे पहले एक हमारे श्रोता की ये बात की, पेड़ अपने पत्तों को खुद को जीवित रखने के लिए गिराते हैं, जो पत्ते गिरे हुए हैं उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
पेड़ से पत्ते गिरना एक प्रकार से प्रकृति का बदलाव भी है। जैसे ही बसंत ऋतु आता है सभी पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं और खूबसूरत नए कोपल पत्ते और फूल आने लगते हैं। अभी हमारी तरफ आम का पौधा और चार का पौधा बहुत ही ज्यादा बौर आए हैं। पेड़ से पत्ते गिरना एक प्रक्रिया है जो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। ये हमारे लगभग सभी साथियों ने लिखकर भेजा है। हाँ बिल्कुल, और भी बातें लिखकर भेजी हैं। लेकिन बात तो यही है ना कि पतझड़ का जो समय है लेकिन सब जगह अलग अलग होता है। है ना, पतझड़ कुछ जगह बीत चुका है, कुछ के लिए अभी चल रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पतझड़ का मौसम अलग अलग समय आता है। सितंबर से कहीं नवंबर तक, तो कहीं फरवरी से अप्रैल तक, जनवरी से भी बहुत सारी जगहों पर शुरू हो गया था। है ना? हाँ बिल्कुल। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर पेड़ अपनी पत्तियों को खिराते क्यों हैं या गिराते क्यों हैं, यानी पतझड़ होता क्यों है। तो गर्मियों से पहले जो पतझड़ी पेड़ होते हैं अपनी पत्तियों को इसलिए गिराते हैं ताकि आने वाले गर्मी के सूखे दिनों में पानी बचाया जा सके। वहीं ठंडे देशों के जो पेड़ होते हैं उनमें पतझड़ इसलिए होता है ताकि बर्फबारी से होने वाले जो नुकसान होते हैं उससे बचने में उनको सहायता मिले। है ना, यानी कि जो विपरीत परिस्थितियां होती है उनसे उनका नुकसान कुछ कम हो, इसके लिए पत्तियों का गिरना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वही होता है। प्रकृति अपने आप खुद ही सब चीजों की तैयारी कर लेती है। भाई उन्हें कोई कंबल उड़ाने वाला तो है। सही बात है ना। तो भाई पत्तों के गिरने की शुरुआत जो है उनके पीले पड़ने से होती है, ये तो हम सब जानते हैं। अपना भोजन पत्तियों से ही बनाते हैं और पत्तियां जब गिरने लगती हैं तो उस समय भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी जाहिर है कि रुक जाती है। बुआ जी, आपने कंबल उड़ाने की बात करी ना, तो मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि तुलसी के पौधे को सर्दी के दिनों में एक छोटी सी चुनरी ओढ़ाई जाती है और उसके नीचे एक दिया रखा जाता है। तो उसका उद्देश्य भी यही होता है कि चूंकि तुलसी जो होता है वो सर्दी में बहुत नाजुक पौधा है और ज्यादा सर्दी की वजह से वो मुरझा जाता है। तो पूरे कार्तिक महीने में जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है तो कार्तिक मास में पूरे एक महीने तक हिंदी तिथि के हिसाब से उनको दिया जलाया जाता है, थोड़ी सी उष्मा मिलती रहे। और वहीं जब तुलसी विवाह होता है तब ओढ़नी उड़ा दी जाती है और वो ओढ़े रहती हैं और सुंदर भी लगता है। और एक थोड़ी सी मन में श्रद्धा भी रहती है कि इनके देखभाल जरा ठीक से करना है। और इसीलिए कहते हैं उनकी मंजरी हटाते रहो। शालिग्राम को दल इसीलिए चढ़ाया जाता है कि ऊपर का जो दल होता है वो पूरा तोड़ते रहिए ताकि वो गजन बन जाए, यानी कि घनी सी हो जाए। बिल्कुल। तो ये बातें हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है इस बात का प्रतीक है ना। और हम बात कर रहे थे कि पेड़ से पत्तियों के गिरने की, तो इस प्रक्रिया में कई पत्तियां जो होती है यानी टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पत्तियां अपना नाइट्रोजन और कार्बन निकाल करके प्रोटीन के रूप में पेड़ की जड़ों और छाल में जमा कर देती है। और यही जो संग्रहित प्रोटीन होता है ये बाद में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में नई पत्तियों और फूलों के विकास में काम आता है। यानी देखिए जैसे हम भोजन संग्रह करते हैं वैसे पत्तियां भी यही काम करती है। पेड़ पूरा संग्रहण कर लेता है। पत्तियां अगर नहीं रहेंगी तो कैसे वो खाना खाएंगे, पूरा उसका इंतजाम है जी। और ये भी देखा गया कई पेड़ तभी फूल लगते हैं जब वे पत्ती विहीन अवस्था में होते हैं। जैसे इसका नजारा भी अलग तरीके से हमारे साथियों ने देखा, जैसे अमलतास है, सेमल है, टेसू है, ऐसे और भी जंगली तरह के भी होते हैं जिनमें कोई पत्ती नहीं हो, केवल गुलाबी लवेंडर कलर के फूल है। इतना सुंदर वो पेड़ लगता है। और पत्तियां नहीं होने से भाई जाहिर है कि फूल दूर से दिखाई देते हैं और इसीलिए पतंगे और पक्षी उनके ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना बुआ जी, तब अमलतास के पेड़ में जब वो पीले रंग के फूल खिलते हैं और वो पूरा एक झुमका होता है फूलों का, दूर से ही वो आपको इतना सुकून देता है ना कि वो सारी गर्मी आसपास के वातावरण की जो होती है ना वो छू मंतर हो जाती है और वो हमारी आंखों को इतना सुकून देता है ना। वैसे तो देखा जाए तो गुलमोहर भी है, वो लाल रंग का होता है। बिल्कुल जैसे लगता है कि आग बरसा रहा है, लेकिन बहुत सुकून देता है। और उसमें पत्तियां काफी कम हो जाती हैं, केवल लाल लाल वही दिखाई देता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि पत्तियां खिल जाती है तो कीट पतंगों और पक्षियों से होने वाले परागण की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि केवल फूल दिखाई देते हैं तो वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और चीड़, देवदार जैसे जो सदाबहार पेड़ होते हैं ये पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, पर इसका नुकसान जो है इन्हें कभी कभी उठाना पड़ता है। जैसे कि बर्फबारी होती है तो उस दौरान इनकी शाखाएं टूट जाती है, तो ये अगर नहीं गिराते हैं पत्तियां तो ये भी एक इनका ये प्रकृति का ही तरीका है। उन्होंने उसको उस तरह से बनाया है कि वो पत्ते नहीं उनके गिरते हैं, वो अपने आप टूटते हैं। तो उनकी जो लंबाई है उसके हिसाब से सब कुछ चलता है जी। और हमारे साथियों ने भी जो बातें साझा की हैं, पत्ते भी अपनी उम्र पाकर झड़ जाते हैं, सदा के लिए कोई नहीं आता। प्रकृति हमें समझाती है, झड़ते झड़ते अपने जैसा एक नया पत्ता देती जाती है। ये चक्र अनवरत चलता रहता है। और एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि पतझड़ का मौसम आता है और पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, नई कपोल आती है, नया जीवन दे जाती है। यही सृष्टि का नियम है। नया बनाने के लिए पुराने को जगह छोड़नी पड़ती है। हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, यही जीवन चक्र है। मिट्टी से जन्म है, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो और भी
हमारे साथियों ने संदेश भेजा है, वो हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले गीत भी सुना देते हैं जी। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, हौले से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गुलाबी सा मौसम सुहाना, नीले गगन पर हल्की सी बदली, प्यारा सा कलरव इठलाते पंछी सोए, सपने जगाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं। यानी कि मौसम कोई भी हो, हाँ, झूमते गाते रहना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल, प्रकृति यही होती सिखाती है, है। हाँ, प्रकृति का आनंद ही यही है कि वो जी। हमेशा हमें झूमने और आनंदित करने पर उतारू होती है या फिर आमादा बिल्कुल। होती है। बस नजर चाहिए उसके लिए जी, देखने भर की। जी हाँ, और हमारे साथी भी लगभग सब यही लिख रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि पत्तों का झड़ना परिवर्तन के तहत आता है, सृजन हुआ उनका पतन निश्चित है, पुराने का अंत होगा तभी नया जन्म लेगा, बसंत आती है तो पतझड़ आएगी, पतझड़ होगी तभी नई कोपलों का सृजन होगा जो पेड़ों की शाखाओं को हरा भरा कर देती हैं। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी दोस्तों, परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी दोस्तों,
तिनका कहाँ से लाते अगर सदाबहार होती। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, जो आया है वो बदलाव के साथ जाएगा, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति या प्रकृति। हम जिस तरह बचपन, जवानी और बुढ़ापे को देखते हुए चले जाते हैं, उसी प्रकार पेड़ों पर पत्ते भी अपने बीज छोड़कर हरे से पीले होकर हर एक मौसम को सहने के बाद झड़ जाते हैं। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कुछ सीखा जा सकता है इनसे। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लगभग यही बातें लगभग हमारे सभी साथियों ने लिखी है। जैसे हम लोग रोज नहाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार वर्ष भर में एक बार वृक्ष अपने कपड़े नुमा पत्ते गिराकर बसंत ऋतु में फिर से नए कपड़े पहन लेते हैं। वर्ष भर हरा भरा दिखाई पड़ते हैं और वसंत ऋतु के आगमन पर होली आने से पूर्व तेज हवाएं चलती हैं, पुराने पत्ते पीले पड़ चुके होते हैं, वृक्षों से झड़कर नीचे धरती पर आ जाते हैं। वे लिख रहे हैं कि सामान्य सी भौगोलिक घटना है जो हर वर्ष घटित होती है। पुराने पत्ते वृक्षों को अलविदा कहते हुए आने वाले नए पत्तों का स्वागत करते हैं और कहते हैं आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हाँ, और ये जो गिरी हुई पत्तियां होती है ना बुआ जी, ऐसा नहीं है कि इनका कुछ कोई इस्तेमाल नहीं है या फिर ये बेकार है, ऐसा नहीं है। जब ये पानी में मिल करके थोड़ी सी सड़ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई कहीं कीचड़ है ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पत्तियों की खाद होती है ना, ये पेड़ों के लिए बहुत काम की होती है। इनमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि इन्हीं पोषक तत्वों को फिर से पेड़ ग्रहण करता है और अपने आप को मजबूत बनाता है और फल बनाने में उससे बहुत मदद मिलती है। हाँ, और अब तो आप भी इसको रखकर थोड़ी सी उसमें नमी डालते हुए घर में भी खाद बना सकते हैं। इस समय मौसम बहुत अच्छा है, ढेर सारे आप सूखे पत्ते इकट्ठा कर लीजिए, किसी एयर टाइट उसमें रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा उसमें नमी डालते रहिए, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, ये किया जा सकता है। और जो पतझड़ी पेड़ पौधे हैं सूख जाते हैं, ऐसे में शाकाहारी जीवों की जो निर्भरता होती है सदाबहार पेड़ों पर हो जाती है। भाई देखो, जाहिर है कि सदाबहार अगर पेड़ ना हो तो ये खाना कैसे खाएंगे कि नहीं, तो इन्हें खाकर ही जिंदा रहते हैं, यानी कि पेड़ों का सदाबहार होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, और पत्तियों से जब क्लोरोफिल टूटता है तो वो पत्तियां पीली, नारंगी या लाल दिखाई देने लगती है। तो यूरोपीय देश जो है ना, वहां पर प्रकृति के इस बदलते हुए रूप को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। यानी कि जब पत्तियां पीली हो जाती है या लाल हो जाती है, तब भी जो वातावरण है इतना खूबसूरत होता है कि उसे देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। वो देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति अपना रंग बदल रही है, हरे से पीला, पीला से लाल रंग। अरे वाह, क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। और अब वैसे देखा जाए तो भाई हम लोग भी आसपास देख लेते हैं, क्योंकि जिस समय बिल्कुल एक भी पत्ती नहीं होती है, फिर धीरे 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 रोज आप देखते हैं कि बिल्कुल एक सूत बराबर निकली पत्तियां, फिर अब फूफले फूट रही हैं, धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। अगर आप प्रतिदिन देखें और बच्चों को भी अगर ऐसे ही दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं कि विकास की क्या प्रक्रिया है और क्या गति है उसकी, और कैसे उसका रंग जो होता है वो अलग अलग होता है, और जो बिल्कुल ताजे होते हैं वो बिल्कुल दिखता है उनका ताजापन ना, तो उसका जो हरापन है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उनके मजे लीजिए आप लोग। बिल्कुल, प्रकृति के साथ संगीत का अगर जुड़ाव हो जाए तो फिर क्या बात है।
हवा भी संग संग चलेगी हमारे, जब हम प्रकृति का संग साथ बनाए रखेंगे। और देखिए अब हमें समय का भी साथ देना है, और ये समय हमसे कह रहा है कि कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। जी। अंतराल का समय पूरा हो चुका है बुआ जी, और अब समय है आत्मसंगीत का। लेकिन कथा सुधा हम सुनने से पहले एक हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी जितनी बातें हम लोगों ने पतझड़ के बारे में की, वो बड़ा समग्र रूप से इन्होंने लिखा है कि पत्तियां गिराने से पेड़ को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है, और इससे पेड़ को पतझड़ में अपनी ऊर्जा को जड़ के विकास पर केंद्रित करने में मदद मिलती है, और कठोर सर्दियों के मौसम में जीवित रहने में मदद मिलती है। तो यानी कि प्रकृति अपनी पूरी व्यवस्था रखती है और करती है। बिल्कुल, यानी यही हमें सिखाती है। हाँ, और प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है, बेवजह कुछ भी नहीं होता है। हाँ। चलिए अब कथा हमारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम भी बेवजह नहीं, उनके इंतजार का फल जो है वो मीठा होगा। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्मसंगीत। आत्मसंगीत क्या है? सब कुछ न्योछावर कर देना क्या है? इस असार संसार को छोड़कर उस परम तत्व में विलीन होने के लिए आत्मा की तड़प क्या है? इस भवसागर को पार करने के लिए सब कुछ त्यागना क्या होता है? क्या होता है जब एक बड़े देश की रानी भक्ति में लीन हो जाती है? क्या है आत्मसंगीत? क्या है सुख? इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमती प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगीत प्रस्तुत है आपके लिए। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में
उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राणपोषिणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं, जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वो अधीर हो उठी, जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई महल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे, उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। अरे, रात को नाव नहीं खोल सकता। माझी, हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान का जोखिम है। मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी तुझे। रानी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं। क्यों भला? चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे। मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दे। अब मैं गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है। मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट आ गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, आह, कितना मनोमुग्ध करने वाला राग है। माझी, अब देर न कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मैं इस हार को लेकर क्या करूंगा? अरे, ये सच्चे मोती हैं। ये और भी विपत्ति है। लो। माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो जो कुछ तू मांग
वही दूंगी। चल, लेकिन देर ना कर। मुझे अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। अरे मैं जो देती हूँ वो लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय के इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। माझी, मांग। हाँ, और क्या दीजिएगा? माझी, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हाँ, तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया होगा। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं है। महल? उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? क्यों? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा मुझे। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहां से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहां है? इतना माल असबाब कहां है? उसकी सफाई और मरम्मत कहां से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीलें घोंसले बनाएंगी। क्या करूंगा उस महल का? मनोरमा अचानक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर माझी अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है ये, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। हाँ, पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है और गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है। इसमें झरनों का सा जोर है और आंधी का सा बल। इसमें वो सब कुछ है जिससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। माझी, शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है और जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट बैठा है। माझी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। हाय, तो अब तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं है, ये एक सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी माझी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो चला है। अब इस चाह में दाह है। अब ये सिर
ये सिर तेरे चरणों में है माझी, तेरे चरणों में है बस। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त सी अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ी जाती है। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मित सा भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्म संगीत। वाचन स्वर सूत्रधार जी श्याम, रानी मां रेणु चतुर्वेदी, चौधरी जयंत पात्रीकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो बुआ जी, हमने सुन लिया आत्म संगीत, प्रकृति का संगीत भी सुना, आत्म संगीत भी सुना और वाकई में जो संगीत बजता है वो भी सुना। जी हाँ, कहीं ना कहीं सब प्रकृति से ही प्रेरित है और आत्मा से ही उत्पन्न होता है ये संगीत। बस जरूरत है कि हम उसको सुने और उस पर ध्यान दें। तो इसी बात पर एक संगीत हो जाए, गाना। क्या बात है। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते हैं। छूट गई हमसे प्यार की मंजिल। जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। तुझको पाकर हमें बहार
अपनी मजबूरी, तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। बुआ जी देखिए हम यादों की बात इसमें की गई और हम बस इसी विषय पर अब बात करने वाले हैं कि रात भर जगाओगी तो भाई ऐसा नहीं है, यादें जगाती भी हैं तो वही बड़ी अच्छी गहरी नींद भी सुलाती हैं, सुकून की नींद सुकून भी देती हैं, बड़ा मजा देती हैं, है ना। बिल्कुल, हमें उन चीजों से बहुत लगाव होता है बुआ जी जो हमारे अतीत में किसी घटना, भावना या फिर विचार का हिस्सा रही हो, चाहे तो अपने बड़ों से चाहे वो अपने बड़ों से मिली कोई चीज हो या बचपन की कोई चीज हो। मनुष्य की फितरत भी कुछ ऐसी होती है कि वो परिवर्तन तो चाहता है लेकिन वो पुराने को छोड़ता नहीं है, उन बातों को हमेशा पकड़ कर रखता है, यादों को पकड़ कर रखता है। आज हमने पतझड़ की बात की तो भाई सीखना चाहिए और बीते दिनों को याद करते हैं तो चेहरे पर चमक आ जाती है, बहुत हाव भाव बदलते हैं और जब बात खत्म हो जाती है तो सुकून भी मिलता है क्योंकि आपको लगता है कि शायद हम वो जिंदगी फिर से जिएंगे और वो चीजें जो है फिर से हमारी जिंदगी में आ सकती हैं, है कि नहीं। बिल्कुल आ सकती। और मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि जो नॉस्टैल्जिया होता है यानी कि बीते वक्त की जो याद होती है ना, वो अक्सर हमारे जीवन से अवसाद को दूर भगाने में मदद करता है। कई लोग तो ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई अगर यादों का सहारा ना होता तो हम तो दुनिया छोड़ देते। ये बात तो है। लेकिन इसके विपरीत कई बार यादों की जो अधिकता होती है ना, वो भी अवसाद का कारण बन जाती है। यानी यादें भी एक ऐसी चीज है जिसका बैलेंस में होना, संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो भाई मंजू बिटिया, ये वही बात है कि सीमित मात्रा में ही इसे खाया जाना चाहिए, तभी ये दवा की तरह काम करेगा, यानी कि आपको सुकून देगा। और क्योंकि हमेशा कुछ लोग अगर हम सोचे कि यादें अच्छी होती हैं तो हमेशा हम उसी में गुमनाम से रहेंगे, गुम से रहेंगे, खो जाएंगे, तो फिर जो इस समय वर्तमान है उसका मजा नहीं लेंगे। और ये भी सच है कि संघर्ष के लिए हमारे पास जो जीवन शक्ति होती है वो हमें गुजरे कल से ही मिलती है। तो जाहिर है कि आज को यादगार बनाने के लिए गुजरे जो पल हैं उनका सहारा लिया जाए, ना कि उसको बिल्कुल पोटली की तरह बांध के कलेजे से लगा लिया जाए। हाँ, यानी कि आज जो है उसको भी अच्छा बनाया जाए ताकि भविष्य में अगर हम इन दिनों को याद करें तो एक अच्छी चीज की तरह, अच्छी बातों की तरह याद कर सकते हैं। और युवावस्था जो होती है वो सपने देखने की अवस्था होती है और साथ ही इन सपनों को पूर्ण करने की भी होती है। लेकिन वृद्धावस्था अपने जीवन की पुस्तक के पिछले पन्नों को पलटने का समय होता है। अगर आप चिर युवा रहना चाहते हैं तो नए उद्देश्य खोजें, नए सपने देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। भैया तुमने तो ऐसी बात कह दी ना कि अब तो हर कोई वही करेगा, क्योंकि चिर युवा वाली बात जो तुमने कही है ना, ये तो बिल्कुल लगता है कि दिल में पहुंच गई। और हमारे साथी लिखते हैं कि यादें अतीत की धरोहर होती हैं, ज्यादातर पुरानी यादें दुखद हो जाते हैं क्योंकि वो लम्हा गुजर जाता है जो कभी लौट कर नहीं आता। पर कुछ यादें बेहद सुखद होती हैं, अपना बचपन, बच्चों का बचपन जिन्हें आप कभी भी याद करिए, खुशबू बिखेरते हैं और उनकी खुशबू से तन मन सराबोर हो जाता है। कुछ यादें मन को बोझिल कर जाती हैं, पर यादें तो दोनों ही तरह की होती हैं और हर समय याद आती हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी की ये बात है कि यादों की खुशबू यादगार बनकर याद करने वाले के हृदय को पुलकित करते हुए रक्त संचार को भली भांति बनाए रखते हैं। ये दृश्य तो नहीं होते किंतु इनकी उपस्थिति से शारीरिक मानसिक परिवर्तन अवश्य ही देखा जा सकता है। फिर यह खुशबू कब, किसे और कितने स्तर से गमकाया करती है यह उसके अनुभूति करने वाले ही बता सकते हैं। किंतु शब्दों का आकार देने में कठिनाई भी आती है क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति इतनी सरल और सहज नहीं होती है। यानी आंखों से बयां हो जाती है बात। तो भाई देखो, ये है कि यादों के बोझ को सहने की भी अपनी एक सीमा होती है, इसलिए प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है। उम्र के साथ याददाश्त हमारी धीरे धीरे कम होती है और वही बात होती है ना कि हमेशा जो सुखद भी नहीं होती हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि संघर्ष है, तो कुछ लोग देखो बहुत अच्छे होते हैं और बड़े उसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं कि नहीं भाई वो संघर्ष नहीं था, वो हमारे सीखने का समय था। बिल्कुल, तो इसी तरह लेना चाहिए इन बातों को, है ना। और यादों की एडिटिंग भी आवश्यक होती है बुआ जी। यदि कुछ यादों से अगर आप व्यथित हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं तो उन्हें याद ना करें। मतलब ये सही है कि भूलना आसान नहीं है, लेकिन सोच में परिवर्तन अगर हम करें तो दुख भरे क्षणों को हम
हम प्रेरणादायी बना सकते हैं, यानी कि यादों को डिपॉजिट तो करना है लेकिन साथ साथ में एडिट करने के साथ उसे, है ना, अच्छी बातें रखो और बुरी चीजों को फेंक दो। भाई जैसे कि अभी सूखे वाले पत्ते तो हम नहीं उठाते हैं, लेकिन जो फूल हैं, कलियां हैं, जो फूल हैं, उनको हम लेते हैं ना, सिर्फ कांटों को छोड़ देते हैं या सूखे हुए पत्तों को छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा ही करना है यादों के साथ भी, क्योंकि खुशबू तो वही देंगे। और जब कभी देखो याद करो कि हम दादी नानी या पुरानी संदूक खोलते हैं, नानी की, माँ की अलमारी खोलते हैं, तो कोई किताब, कोई ऐसी चीज दिख जाती है, केवल खुशबू ही हम ले लेते हैं उसकी, तो बहुत सारी यादें जो हैं अपने आसपास घूम जाती हैं। और कोई पुरानी साड़ी, उनका कोई कपड़ा, कोई भी सामान देखकर ऐसे लगता है, उनकी फोटो देखकर तो बस लगता है कि हम मिल लिए। अच्छा, एक बात है कि फोटो से एक बात बहुत जरूरी है कि फोटो में आप देखिए कि किस समय आप सबसे ज्यादा खुश थे। तो कभी कभी आप ये आत्मचिंतन कीजिए कि अगर नहीं समझ में आता कि हम किस बात से ज्यादा खुश रहते हैं, तो आप फोटो देखिए, तब आप महसूस करेंगे अच्छा इसके संग रहने से हम सबसे ज्यादा खुश हैं, हमारे चेहरे पर खुशी है। यानी फोटो कभी झूठ नहीं बोलता, आपके चेहरे पर मुस्कान है या फिर मुस्कान नहीं है, ये दोनों ही बातें वो हमें बिल्कुल ईमानदारी से बताता है ना। हम उसके अंदर कोई भी बेईमानी नहीं कर सकते कि अपने आप को झूठ मूठ का समझा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। और इन जो पुरानी चीजें ना, इन चीजों को देखकर हमारे अंदर का जो बचपन होता है वो जवान होने लगता है। और हो सकता है कि अब इन चीजों का हमारे लिए कोई मूल्य न हो, लेकिन यादों, भावनाओं और अतीत के रंग और खुशबू हमारे जहन में फैल जाती है, उसे हम कभी भुला नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और विरासत में मिली हुई बहुत सारी चीजें, जो हम सामान की बात कर रहे हैं, उनसे लगाव तो हमें होता है, बल्कि और भी चीजों से भी होता है, जैसे कोई मुहावरा, कोई गीत, कोई भजन, कोई श्लोक जो हम बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे थे, या बचपन में हम अपने सहेलियों, दोस्तों के संग, भाई बहनों के संग गाते आ रहे थे। कुछ भजन ऐसे होते हैं जो हम लोग बचपन में रोज गाते थे या श्लोक कहते थे, तो वो सब एकदम याद आ जाते हैं। और हमने दादी नानी के हाथ से बनी हुई कोई वस्तु खाई हो, उसकी खुशबू आज भी तरोताजा एकदम कर देती है अपने मन को ना। हाँ तो बुआ जी, ये जो हमने भजन की बात करी ना, सचमुच मेरी नानी जो एक भजन गाया करती थी, उसी भजन को मेरी मम्मी भी गाया करती थी, और वो भजन मुझे भी प्रिय लगता है। और हमेशा जब भी कहीं अगर वो बजता है तो वो यादें उससे जुड़ जाती है। और कभी कभी तो मेरा खुद का मन होता है कि मैं जब भोजन बनाती रहती हूँ तो मन करता है कि बस उसी भजन को मैं गुनगुनाऊं। तो ये हमारी एक विरासत होती है। विरासत हो, और देखो 3 पीढ़ी कैसे एक संग जीवंत हो उठती है ना, एक तरीके से नानी से लेके, माँ से लेके और मंजू तक सब एक साथ जीवंत हो उठते हैं। तो ये यादें हैं भाई, भावनाएं हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। तो अतीत को वर्तमान और फिर भविष्य से जोड़ती हैं ये भावनाएं, और यादें हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। और एक पेड़ जैसे होता है वैसे ही उसका हिस्सा बनती हैं, और हम परिवार जिसे कहते हैं जहां हम आश्रय लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे पेड़ जो होता है ना, वो भी एक परिवार की तरह होता है कि पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती है और अलग अलग रंग के फल फूल जो रहते हैं वो, तो वैसा ही परिवार के अलग अलग सदस्य जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग व्यवहार के होते हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और विरासत के रूप में वही चीजें आगे चलती रहती है। तो ऐसी होती है हमारी यादें। इन यादों को हमें दिल से लगाना है, लेकिन बुरी यादों को जरा आप दिल से निकाल दीजिए, और फिर देखिए कि जीवन कितना रंगीन हो जाता है। और खुश रहने की अगर आपकी इच्छा होगी तो जाहिर आप अच्छी अच्छी बातों को याद करेंगे और समय के साथ चलेंगे। बिल्कुल। और अब हमने घड़ी की तरफ देखा और उसने हमें इशारा किया कि आज इस कार्यक्रम का समापन हमें यहीं पर करना है। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।